नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बेटा विदेश भाग गया तो हुआ कुछ ऐसा कि बेटे की रूह कांप गई। सर्दियों के दिन थे। आज बहुत दिनों के बाद कुनकुनी धूप खिली थी। तो रामेश्वर जी और उनकी पत्नी रेखा जी सुबह का नाश्ता करने के बाद घर का रोजमर्रा का सामान लेने के लिए घर के पास वाली मार्केट चले गए। खरीदारी करके वापस लौटते लौटते दोपहर के 2 बज चुके थे। चलते चलते रास्ते में ही रेखा जी के पांव अचानक ठिठक कर रुक गए और वो बड़ी गौर से सामने की ओर देखने लगी। सामने एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग थी। छुट्टी का समय था, इसलिए स्कूल का गेट पूरा खुला हुआ था और एक एक करके सभी बच्चे दौड़ते हुए गेट से बाहर आ रहे थे। किसी बच्चे की माँ उसे लेने आई थी तो किसी के पिता। बाहर आते ही बच्चे बड़ी खुशी से अपने मम्मी पापा को दिन में क्या क्या हुआ सब बताने लगते थे। सभी बच्चों के माता पिता के चेहरे पर एक इत्मीनान सा दिखाई दे रहा था। बाहर आते हर बच्चे की ओर देखते हुए रेखा जी बरबस गेट पर नजर बनाए हुए थी। तभी रामेश्वर जी बोले, क्या रेखा, तुम फिर यहाँ रुक गई? अरे तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि हमारा बेटा यहाँ पढ़ाई नहीं करता। उसकी पढ़ाई बहुत सालों पहले ही पूरी हो चुकी है और ये स्कूल भी वो कब से छोड़ चुका है। स्कूल तो क्या, अब तो वो हमें और इस देश को भी छोड़ चुका है। कहते कहते रामेश्वर जी का स्वर ढीला हो गया और यहाँ वहां देखते हुए अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश करने लगे। जानती हूँ, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हर बार इस स्कूल के सामने से गुजरते हुए पाँव अपने आप रुक जाते हैं, इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा दौड़ते हुए आएगा और खुशी से माँ माँ पुकारते हुए मेरे सीने से लग जाएगा। रेखा जी ने कहा। ये सुनकर रामेश्वर जी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। तो रेखा जी बोली, बहुत याद आती है दीपक की। आपको भी तो आती होगी ना? रेखा जी की इस बात पर रामेश्वर जी उन्हें समझाते हुए बोले, अरे रेखा, कब समझोगी तुम? बच्चे जब स्वयं बच्चों वाले हो जाते हैं तो मान लेना चाहिए कि वो बड़े हो चुके हैं। उनके कर्तव्य और अधिकार बदल जाते हैं। फिर हम यहाँ अकेले कहाँ हैं? हम तुम 2 हैं ना? 2 जन सब साथ खड़े हों तो 2 नहीं 11 होते हैं। तो रेखा जी बोली, आपकी फिलॉसफी सुनने को तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक माँ के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती। मन के भीतर की उदासी रेखा जी के कंठ को अवरुद्ध कर रही थी। फिर रामेश्वर जी ने कहा, रेखा, हमारे अलावा इस देश में और भी ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे उन्हें यहाँ छोड़कर दूसरे देश में बस गए हैं। आजकल ये आम बात हो चुकी है और वैसे भी फ्लाइट में अमेरिका से भारत आने में समय ही कितना लगता है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब घर चलो। कहते हुए रामेश्वर जी रेखा जी का हाथ थाम कर चल पड़ी। पर रेखा जी को तो समझाते रहते थे, परंतु बच्चों के दूर चले जाने का गम उन्हें भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। चलते चलते उनके मन मस्तिष्क में अतीत की लहरें हिलोरे मारने लगी। माँ, पिताजी, मेरी विदेश में नौकरी लग गई है। बरसों से जो मैंने सपना देखा था आज वह पूरा होने जा रहा है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। अब देखिएगा पिताजी, आपका बेटा कैसे तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। बड़ी खुशी से रामेश्वर जी के बेटे दीपक ने उन्हें ये बात बताई, लेकिन बेटे की विदेश जाने की बात सुनते ही रामेश्वर जी हक्के बक्के रह गए थे। और उधर ये बात सुनकर रेखा जी तो मानो पत्थर की हो गई थी। एक शब्द भी उनकी जुबान से नहीं निकल पाया था। तो रामेश्वर जी अपने बेटे से रोकने का आग्रह करने के इरादे से बोली, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? इकलौते बेटे हो तुम मेरे। तुम ही हमें छोड़कर अमेरिका चले जाओगे।
तो इस उम्र में हम यहाँ अकेले कैसे जी पाएंगे? ओ कम ऑन, प्रैक्टिकल ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है पिताजी। आखिर मेरे फ्यूचर का सवाल है। मेरे सभी दोस्त विदेश में जाकर बस गए हैं और क्या कमाल की लाइफ सेटल की है उन्होंने। आप क्या चाहते हैं, मैं जिंदगी भर यहीं फंसा रह जाऊं? दीपक ने कहा। क्यों बेटा, क्या कमी है हमारे देश में? मुझे अच्छी पेंशन मिल रही है और तुम भी मुंबई में अच्छी खासी जॉब कर रहे हो। ये घर भी हमारा अपना है। आखिर कमी किस चीज की है बेटा, जो तुम अपना देश, अपने माँ बाप को छोड़कर विदेशी धरती पर बसना चाहते हो? बेटा, हमें समझने की कोशिश करो। इस उम्र में हम तुमसे दूर रहना नहीं चाहते। हमें अपने बेटा बहू पोता पोती का साथ चाहिए। क्या पिताजी, मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। दीपक के इतना कहने पर रामेश्वर जी बोले, बेटा, विदेश जाने का मौका तो अपनी नौकरी के दौरान मुझे भी मिला था, परंतु तेरी बोर्ड की परीक्षा के कारण हम तो विदेश नहीं गए थे। हमने तो पहले तुम्हारे बारे में ही सोचा था। अब दीपक की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी तो गुस्से में आकर वो बोला, पिताजी, वो आपकी बेवकूफी थी, लेकिन अब आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं भी वही बेवकूफी दोहराऊं और भावनाओं में आकर बहकर लिए गए गलत फैसले के कारण सारी उम्र पछताता रहूं? माफ कीजिएगा पिताजी, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं प्रैक्टिकल होकर अपने फैसला लेता हूं। बेटे का दो टूक जवाब सुनकर रामेश्वर जी सन रह गए। उन्होंने कहा, तर नजरों से अपनी पत्नी रेखा की ओर देखा, पर उनकी आंखों में तो सिर्फ आंसू ही थे। शायद तक सदमे में थी, लेकिन उनके बेटे दीपक को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। विदेश में सुनहरे भविष्य की लालसा ने उसके पंख जो लगा दिए थे। माता पिता के चेहरे पर पसती निराशा और हताशा के भावों को नजरअंदाज करके आखिरकार उड़ ही गया वो, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बूढ़े माँ बाप को अकेले जीने या मरने के लिए छोड़कर। पुरानी बातों को याद करते करते रामेश्वर जी कब घर के बाहर पहुंच गए उन्हें पता ही न चला। सामान का थैला घर के बाहर दरवाजे पर रखते हुए रामेश्वर जी ने रेखा जी के होर हाथ बढ़ाया। लाओ रेखा, चाबी दो। लेकिन रेखा जी ने कोई हरकत नहीं। अरे क्या कर रही हो रेखा, दो ना चाबी, कहते हुए रामेश्वर जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। रेखा जी की आंखें आश्चर्यजनक रूप से खुली हुई थी। वो अपना सिर पकड़े खड़ी थी और देखते देखते कटे वृक्ष की भांति कब जमीन पर गिर गई, पता ही न चला। रेखा, रेखा, क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए रामेश्वर जी मदद के लिए चिल्लाने लगे तो आसपास के लोग दौड़ते चले आए। जल्दबाजी में एक गाड़ी में लिटाकर रेखा जी को अस्पताल ले जाया गया। अंदर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में रेखा जी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वहीं बाहर बैठे रामेश्वर जी के हाथ पांव फूल रहे थे। वो चिंता में डूबे जा रही थी कि आखिर उनकी पत्नी को ऐसा क्या हुआ जो इस तरह चक्कर खाकर गिर पड़ी। शायद कमजोरी आ गई होगी। सोचते हुए कभी अपने मन को समझाने लगते तो दूसरी ओर विचार आता कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। आशंकाओं का तो कोई अंत ही नहीं था। घबराहट में आकर उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी दीपक ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर में नर्स इमरजेंसी वार्ड से बाहर आई। मेरी पत्नी रेखा कैसी है अब? रामेश्वर जी ने पूछा तो नर्स ने कहा, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप रिसेप्शन पर 50,000 की पेमेंट जमा करवा दीजिए। रामेश्वर जी ने रिसेप्शन पर जाकर अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन जब रेखा जी की सारी रिपोर्ट्स आई तो जो कुछ भी सामने आया उसे जानकर रामेश्वर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रेखा जी को कैंसर था। कुछ देर तो रामेश्वर जी को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में जान ही ना है।
परंतु उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। मन ही मन सोच लिया था कि अपनी पत्नी को भी परेशान नहीं होने देंगे। तभी उनके पास उनके बेटे दीपक का फोन आया। तो रामेश्वर जी ने उसे सारी बात बताई। तो दीपक बोला, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, माँ ठीक हो जाएंगी, बस उनके खाने और दवाइयों का ध्यान रखिएगा। बेटे से बात करके रामेश्वर जी का दिल भी थोड़ा हल्का हो गया था। 2 दिन बाद रेखा जी को घर भेज दिया गया। रामेश्वर जी उनका खूब अच्छे से ख्याल रख रहे थे। अपने हाथों से उनके लिए पौष्टिक खाना बनाते और समय पर दवाई देते। हर रोज सुबह या शाम को उनके साथ पार्क में टहलने जाते, उन्हें चेकअप और इलाज के लिए टैक्सी में बैठाकर अस्पताल ले जाते। अपने प्रति रामेश्वर जी का इतना समर्पण देखकर रेखा जी की आंखें भर आती। परंतु राजमेश जी ने ठान लिया था कि वो रेखा जी को कुछ भी नहीं होने देंगे और उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाकर उन्हें ठीक करके ही दम लेंगे। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन रेखा जी की हालत हर बीतते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। अक्सर अपनी हालत देखकर वो कमजोर पड़ जाती, लेकिन रामेश्वर जी हमेशा उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करते, ये कहकर कि अच्छे इलाज और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हराया जा सकता है। परंतु रामेश्वर जी स्वयं कभी कभी अकेले बैठकर आंसू बहाने लगते थे। पत्नी की बीमारी के कारण रामेश्वर जी अब मानसिक पीड़ा के अतिरिक्त आर्थिक परेशानियों से भी जूझने लगे थे। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए एक दिन सुबह सुबह ही रामेश्वर जी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया। तो उनका बेटा गुस्से से भड़कते हुए बोला, क्या पिताजी, समय तो देख लीजिए, यह रात के 11 बज रहे हैं। आपको शायद वहां कोई काम नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ बहुत बिजी रहता हूँ। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन पिताजी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बुढ़ापे में तो ये सब चलता ही रहता है। आप उन्हें डॉक्टर को दिखाइए। वैसे भी मेरे वहां आ जाने से उनकी बीमारी तो ठीक नहीं हो जाएगी ना। और हाँ, छोटी मोटी बातों के लिए मुझे फोन कर करके परेशान मत किया करो। ज्यादा जरूरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो, मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा। अब फोन रखता हूँ, सुबह मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। दीपक की बात सुनकर स्तब्ध रह गए रामेश्वर जी। तभी अंदर से आवाज आई, क्या हुआ जी, दीपक से बात कर रहे थे क्या? मेरी भी बात करवा दी होती। अपने कमरे में लेटी हुई रेखा जी बोली। तो रामेश्वर जी अंदर आए और चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोले, अरे रेखा, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि इस समय वह रात है, वो सब लोग सो रहे थे, बेवजह मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। मैं तुम्हारी कल बात करवा दूंगा। वैसे क्या कहा दीपक ने, कब आएगा वो भारत हमसे मिलने? रेखा जी के इस प्रश्न पर रामेश्वर जी सोच में बढ़ गए। फिर हड़बड़ाते हुए बोले, हाँ हाँ रेखा, वो छुट्टियां लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे जो छुट्टी मिल जाएंगी तुरंत दौड़ता हुआ आएगा तुमसे मिलने। नजर चुराते हुए रामेश्वर जी अपनी बात कहकर तुरंत कमरे से बाहर चले गए। अपनी पत्नी से ज्यादा देर तक सच छुपाना उनके बस में था भी तो नहीं। परंतु थोड़ी देर में रेखा जी के करहाने की आवाज आने लगी। तो रामेश्वर जी जल्दी से उठकर उनके पास गए। जाकर देखा तो रेखा जी की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। उन्होंने तुरंत टैक्सी बुलवाई और रेखा जी को अस्पताल लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब रामेश्वर जी के पास आए। उस समय रेखा जी सो रही थी। देखिए मिस्टर रामेश्वर, रेखा जी की हालत गंभीर होती जा रही है, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बोन मैरो डोनेट करने को तैयार हूँ। नहीं मिस्टर रामेश्वर, आपका बोन मैरो मैच नहीं होगा। आपका बेटा बोन मैरो डोनेट कर सकता है या फिर रेखा जी के भाई बहन में से कोई। लेकिन डॉक्टर साहब,
हमारा बेटा तो अमेरिका में रहता है। ठीक है, मैं अपने बेटे से इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन मिस्टर रामेश्वर जरा जल्दी कीजिएगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक लंबा प्रोसेस है और हमारे पास कम समय है। इसमें कम से कम 20 से 25 लाख का खर्च आएगा और यदि समय पर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो 50% से अधिक चांस है उनके बचने की। नहीं तो क्या डॉक्टर साहब, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं। अपनी पत्नी के दूर जाने का ख्याल मात्र से ही रामेश्वर जी अंदर तक सिहर गए। तभी डॉक्टर ने कहा, और यार रामेश्वर जी, ये ध्यान रखिएगा कि आपको उनकी दवाई का खास ख्याल रखना है। एक टाइम की दवाई भी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद रामेश्वर जी रेखा जी को अपने साथ घर ले आए। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया तो फोन उठाते ही दीपक भड़क उठा। पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, बार बार मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ। अरे पिताजी बंद कीजिए, माँ की बीमारी के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करना प्लीज। फिर झिझकते हुए रामेश्वर जी बोले, वो दरअसल बेटा बात यह है कि तुम्हारी के माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास जितने पैसे थे वो दवाइयों में खर्च हो गए हैं। पेंशन आने में तो भी बहुत दिन बाकी हैं और पेंशन भी इतनी तो नहीं है कि उसी के भरोसे इलाज जारी रखा जा सके। अरे तो पिताजी, इतना बड़ा घर है, वो किस दिन काम आएगा? आप घर को गिरवी रखकर बैंक से पैसे ले लीजिए, मुझे आपके घर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, इस काम में तो समय लग जाएगा और हमारे पास इतना समय। तभी पिता की बात को काटते हुए दीपक बोला, देखिए पिताजी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं भी बिजी हूँ। आपको जो कुछ भी कहना हो आप व्हाट्सएप पर SMS कर देना, बस मुझसे पैसे भेजने की उम्मीद मत कीजिएगा। इतना कहकर उसने फोन पटक दिया। बेटे की बात सुनकर रामेश्वर जी खुद से ही बोल उठे, माँ बाप यदि सपने में भी अपने बच्चों को तकलीफ में देखते हैं तो तिलमिला उठते हैं, लेकिन क्या माँ बाप को इतने कष्ट देने के बाद भी बच्चों में रत्ती भर भी तिलमिलाहट का एहसास नहीं पनपता? बड़े होकर अपने ही बच्चे कैसे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल हो जाते हैं। काफी देर तक कुछ सोच विचार करते हुए कुर्सी पर यूं ही बैठे रहे। अपने गाल को हथेली पर टिकाए रामेश्वर जी को अपने बेटे की बातें किसी दर्द की अनुभूति करा रही थी। आंखों से टपकते खारे पानी ने हथेली और गाल में चिपचिपाहट पैदा कर दी थी। रामेश्वर जी ने उठकर अपना चेहरा धोया और फिर से चेहरे पर एक नकली सी मुस्कान बिखेरते हुए रेखा जी के पास दवाई लेकर आ गई। कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा, एक वक्ती दवाई भी नहीं भूलते। नहीं, ख्याल तो हमेशा तुमने मेरा रखा है रेखा, और जानती हो आज पूरे 40 साल हो गए हैं तुम्हें सब करते करते। रामेश्वर जी ने कहा तो रेखा जी हैरान होते हुए बोली, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो रामेश्वर जी ने कहा, हाँ रेखा, मुझे आज भी याद है वह दिन जब दुल्हन बनकर तुम इस घर में आई थी। फिर रेखा जी मुस्कुरा उठी और बोली, उस दिन से लेकर आज तक हम अपनी शादी की सालगिरह को कितने प्यार और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते आए थे। पिछले सालगिरह पर तुमने मुझे लाल रंग की साड़ी खरीद कर दी थी। हाँ रेखा, लाल रंग की साड़ी तुम्हारे गोरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। हाथों में लाल लाल चूड़ियां, लाल सिंदूर से भरी मांग, गले में मंगलसूत्र और पैरों में छमछम बजती पायल। इतने उम्र में भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो रेखा जी मुस्कुराते हुए बोली, पता है मेरी उम्र की बाकी सभी औरतें कहती थी कि हमने बहुत कर लिया सजना संवरना, इस उम्र में क्या अच्छा लगता है ये सब। पर मैंने खुद को कभी उम्र के हवाले नहीं किया था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कहते कहते रेखा जी का गला रुंध गया और आंखों से आंसू बहने लगे।
फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, याद है आपको वो दिन जब आपने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा था कि मैं तुमसे हमारी शादी का 8वां वचन चाहता हूँ। मैं तो ये सोचकर हैरान रह गई थी, क्या 7 वचन कम थे जब अब एक और मांग रहे थे? तो आपने मुझसे कहा था कि मुझे ये वचन चाहिए कि तुम सदा यूं ही मेरा साथ निभाओगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और मैंने भी आपको ये वचन दे दिया था। इतना कहकर रेखा जी ने रामेश्वर जी का हाथ अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोली, आज तक मैंने अपने उस वचन को निभाया था, लेकिन अब शायद। इतना सुनते ही रामेश्वर जी, जो अब तक अपनी पत्नी के सामने अपने दिल को मजबूत किए बैठे थे, अचानक जैसे टूटकर बिखर गए और रेखा जी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। दोनों ओर से अश्रुधारा बहती जा रही थी। एक दूसरे का साथ छूटने के विचार मात्र से ही दोनों अंदर तक कांप गए थे। बस रेखा, बहुत हुआ ये रोना धोना, और तुम्हें ठीक होना है मेरे लिए, इसलिए जल्दी से ये खाली पेट वाली दवाई खा लो, फिर नाश्ता भी करना है ना। कहते हुए रामेश्वर जी ने रेखा जी को दवाई दी और जैसे ही उठकर जाने लगे, तभी पीछे से उनका हाथ थामते हुए रेखा जी बोली, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है ना आपको मेरी वजह से। क्या करूं, मेरा भी आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। तुम कहीं नहीं जाओगी रेखा, एकदम ठीक हो जाओगी तुम। फिर रेखा जी ने कहा, क्या आपकी दीपक से बात हुई? मैं नहीं, कुछ देर पहले फोन किया था, उसने फोन नहीं उठाया, ऑफिस में बिजी रहता है। ये क्या बात हुई? ऐसे भी क्या बिजी हो गया कि बीमार माँ का हालचाल जानने के लिए भी उसके पास समय नहीं है? उसे फिर से फोन लगाइए ना, एक बार बात करनी है उससे। नहीं रेखा, शायद वो भी बिजी हो, मैं कल बात करवा दूंगा। क्या आप भी हर रोज कल कल कहकर बात को टाल देते हो? एक बार तो बात करवा दो उससे, बात करने का बहुत दिल कर रहा है। हो सके तो वीडियो कॉल पर बात करवा दीजिए, उसके साथ साथ बच्चों को भी देखना चाहती हूँ। रामेश्वर जी ने अपने बेटे को वीडियो कॉल लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रेखा जी के बार बार जिद करने पर रामेश्वर जी ने फोन लगाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, आखिर आप लोग चाहते क्या है मुझसे? सारे काम छोड़कर क्या मैं सारा दिन आपके साथ फोन पर बातें ही करता रहूं? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे आपका फ्लैट नहीं चाहिए, आप उस पर बैंक से लोन ले सकते हो और जो मन में आए वो कर सकते हो। ये सुनकर रामेश्वर जी ने फोन काट दिया और बोले, वो रेखा, दीपक ने कहा है कि उसे बहुत काम है, जब फ्री होगा तो अपने आप फोन कर लेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो भी बिजी होगा, लेकिन तुम मानती कहाँ हो। अब खाना खा लो, दवाई लेने का समय हो रहा है। रेखा जी रामेश्वर जी के मन के भाव पहचान गई थी। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप उदास मत होइए, बेटे की अपनी जिंदगी है, अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? उसकी खुशियों में ही हमें अपनी खुशियों को तलाशना चाहिए। वो काम में व्यस्त रहता होगा ना, तो जबरदस्ती उसे यहाँ बुलाकर हम उसकी तरक्की में वादा क्यों डालें? अपने आंखों के आंसू छिपाने का प्रयास करते हुए रेखा जी ने कहा और दवाई लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद पानी का ग्लास वापस देते हुए बोली, एक इच्छा है मेरी, वादा करो उसे जरूर पूरा करोगे। रामेश्वर जी ने उन्हें प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो रेखा जी बोली, मैं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार दीपक के हाथों ही हो, मेरी चिता को मुखाग्नि मेरा बेटा ही दे। ये तुम क्या कह रही हो रेखा? तुम कहीं नहीं जा रही हो। कांपते स्वर में रामेश्वर जी बोली, अजय अब रहने भी दीजिए, मुझे सब मालूम है। जिस समय डॉक्टर साहब आपको मेरी हालत के बारे में बता रहे थे और समय में सोई नहीं थी, सब सुन लिया था मैंने। ये बात सुनते ही रामेश्वर जी आश्चर्यचकित रह गए। फिर रेखा जी बोली, बस मुझे ये वचन दो कि तुम मेरी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करोगे।
नहीं रेखा, तुम जानती हो इस इच्छा को पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, रुंधे स्वर में रामेश्वर जी ने कहा और रसोई घर में चले गए। वहां जी भरकर रोए। रेखा जी की बिगड़ती हालत उन्हें परेशान किए जा रही थी। दिल में हर क्षण एक अनजाना सा डर अंगड़ाई देने लगा था। 2 दिन बीते, दो रामेश्वर जी के मोबाइल की बेल बजी। उनके बीते बेटे का फोन था। बड़ी उत्सुकता से उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, पिताजी, मैं इंडिया आ रहा हूं। सुनते ही रामेश्वर जी का चेहरा खिल उठा। सच बेटा, कब आ रहे तू? बस पिताजी, 4 दिन बाद वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। रामेश्वर जी के मन में एक आस जगी तो दीपक बोला, लेकिन पिताजी, मैं मुंबई आ रहा हूँ, तो इसमें डॉक्टर का क्या मतलब है? मैं वहां सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा हूँ। हालांकि थोड़ी मुश्किल तो होगी, पर थोड़ा समय निकाल कर आप लोगों से मिलने भी आ जाऊंगा। और हाँ पिताजी, मुंबई में ही मेरा एक दोस्त बैंक मैनेजर के पद पर है। घर को गिरवी रखकर लोन लेने के बारे में मैंने उससे बात की थी। उसने कहा है कि वह जल्द से जल्द ये काम करवा देगा। अब मैं आ ही रहा हूं तो बैंक से लोन लेने संबंधी सारी औपचारिकताएं भी पूरी करवा लेते हैं। आप घर के कागज पहले निकाल कर रखना। मैं चाहता हूं कि बैंक की कागजी कार्रवाई मेरे सामने हो, ताकि आप लोगों को पैसों से संबंधित सारी दिक्कतें दूर हो जाएं और साथ ही साथ मेरी परेशानियां भी। कहते हुए उसने फोन रख दिया। बेटे की बात सुनकर रामेश्वर जी के विश्वास का एक और पहलू आज दम तोड़ चुका था। दिल और दिमाग का कोई भी हिस्सा ये मानने को कतई तैयार नहीं था कि कोई बेटा इतना भी स्वार्थी हो सकता है। उनकी आंखें लाल थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन आंखों से कभी लहू की बूंदें टपकने लग पड़ेंगी। लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने खुद को संभालते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़कर रेखा जी के पास गए और बोले, जानते हो रेखा, तुम्हारा बेटा आ रहा है इंडिया। सुनते ही रेखा जी की आंखों में चमक आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं ना? हाँ रेखा, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, तो कब आ रहा है वो? बच्चे भी आएंगे ना साथ? 4 दिन बाद ही यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन अकेला आएगा। दरअसल उसकी मुंबई में एक मीटिंग है, जिसके चलते वो इंडिया आ रहा है। वो मीटिंग खत्म करने के बाद कुछ समय के लिए वो हमसे मिलने भी आ जाएगा। क्या? केवल कुछ समय के लिए? रेखा जी की मुस्कुराहट पल भर में निराशा में तब्दील हो गई। हाँ रेखा, क्या करें, बहुत व्यस्त रहता है ना हमारा बेटा। अच्छा, तुम्हारी दवाई का समय हो रहा है, मैं खिला देता हूँ तुम्हें। अरे नहीं, दवाई मैं खा लूंगी, पानी पास में ही रखा है। रेखा जी ने कहा, ठीक है रेखा, दवाई खाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ज्यादा देर तक जागना तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। रामेश्वर जी ने कहा। लेकिन रेखा जी की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मन मस्तिष्क में विचारों की तीव्र आंधियां चल रही थी। 3-4 दिन बाद दीपक अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा तो देखा रामेश्वर जी बाहर आंगन में बैठे थे। उसे देखते ही उनके चेहरे पर खुशी छा गई। आ गया बेटा तू, तेरी माँ तेरा कब से इंतजार कर रही है, रामेश्वर जी ने उत्साहित स्वर में कहा। परंतु दीपक ने उस बात का कोई जवाब ना देते हुए औपचारिकता वश अपने पिता के पैर छुए और बोला, मैंने आपको बताया था ना पिताजी, ये रोहित है, मेरा दोस्त, जो बैंक मैनेजर है। आपके मकान के कागज तो निकाल ही रखे होंगे ना। अब जल्दी से अंदर चलिए और कागज दिखाइए। बड़ी मुश्किल से मैं समय निकाल कर आ पाया हूं। अब जल्दी चलिए। बेटा, अपनी माँ से नहीं मिलेगा? रामेश्वर जी ने कहा। हाँ हाँ पिताजी, उनसे भी मिल लेता हूँ। रामेश्वर जी घर के अंदर आए तो दीपक तेज कदमों से चलते चलते हुए उनके पीछे पीछे आया। देखो रेखा, तुम्हारा बेटा आया है तुमसे मिलने। अरे, तुम सो गई रेखा? देखो तो कौन आया है। कितने दिनों से इंतजार कर रही थी तुम इस पल का।
तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है, कहते हुए रामेश्वर जी ने रेखा को हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन रेखा जी ने आंखें नहीं खोली। माँ, उठो ना, उठती क्यों नहीं? दीपक ने जोर से पुकारा, पर उसकी आवाज सुनकर भी रेखा जी नींद से नहीं जागी। जल्दी रामेश्वर जी को एहसास हो गया कि बेटे को देखने के लिए पल पल तरसती रेखा जी की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। दीपक वही घुटनों के बल बैठ गया और माँ माँ पुकारते हुए रोने लगा। इधर रामेश्वर जी के दुख की सीमा ही न रही। पत्नी के जाने के गम में वह फूट फूट कर रो पड़े। रह रहकर उन्हें सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। कुछ देर बाद आस पड़ोस के लोग भी आने लगे। रेखा जी के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया गया। तभी अचानक रामेश्वर जी के मन में एक ख्याल आया। वे जल्दी से उठे और कमरे में जाकर रेखा जी के बिस्तर को कंगाने लगे। लेकिन जैसे ही तकिया उठाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रेखा जी के पिछले 4 दिनों की दवाई पड़ी थी। तभी उन्हें याद आया डॉक्टर की वो बात, जब डॉक्टर ने कहा था रेखा जी की एक वक्त की दवाई भी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर मन ही मन बोली, दीपक के आने की खबर सुनने के बाद जब भी मैं उसे दवाई देने लगता था तो कहती थी मैं दवा खा चुकी हूं, लेकिन सारी दवाई तो ज्यों की त्यों पड़ी है। इसका मतलब 4 दिन से रेखा ने कोई दवाई नहीं ली थी। सोचकर ही रामेश्वर जी का दिमाग चकराने लगा, दिल जोरों से धड़कने लगा। दवाई के पास में ही एक कागज रखा था। बड़ी बेचैनी से रामेश्वर जी ने वो कागज उठाया, जिस पर रेखा जी ने लिखा था, मुझे मालूम है जिस समय से आप ये पत्र पढ़ रहे होंगे उस समय तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपका दिया हुआ वो वचन तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मैं आपसे दूर जा रही हूं। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। सिर्फ उस घंटे के लिए ही तुम्हारा दीपक हमारे पास आ रहा था, अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। पत्र पढ़ते ही रामेश्वर जी के मन मस्तिष्क में भूचाल सा आ गया। सारा जिस्म थर थर कांपने लगा और वे धम से जमीन पर बैठ गए। दीपक ने पिता के हाथों से वह पत्र लिया और पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। फिर रामेश्वर जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कांपते स्वर में बोले, पिताजी संभालिए अपने आप को। परंतु जैसे दीपक ने अपने पिता को छुआ, उसी समय उनकी गर्दन झूल गई। वे नीच प्राण हो चुके थे, कुछ कर चुके थे, इस क्रूर दुनिया से और चले गए थे पत्नी रेखा के साथ वो 8वां वचन निभाने के लिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।